ठीक है, अभी करें शुरू लेक्चर फिर। चलो देखो, अब इसमें क्या है, कल हमने रेसिप्रोकल लेटिस जो थी डायरेक्ट लेटिस, वो तो उसका सारा उसके बारे में सारा कंप्लीट हमने कर लिया था। अब जो रेसिप्रोकल लेटिस है वो देखो, इसके अंदर क्या था बेसिक, मैं एक बार दोबारा आइडिया दे देता हूँ स्टार्टिंग से कि रेसिप्रोकल लेटिस हम वाइडली क्यों यूज कर रहे हैं। बिकॉज इससे स्लोप है किसी पैरेलल प्लेन का फाइंड करना या इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेन्स वो इजी हो जाता है। आफ्टर दैट आप रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर कैसे बनाते हो, जो मेरे पास नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं, मान के चलो ये मेरे पास एक प्लेन है और एक मेरे पास ये सेकंड प्लेन है, इन दोनों के आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, वो वेक्टर जो होगा वो आपका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर होगा। और एक आपका जो डायरेक्ट लेटिस वेक्टर होता है उसकी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी लेंथ। और जो रेसिप्रोकल हो गया दैट मीन्स उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ का इनवर्स हो जाएगी। ठीक है। अब जो दूसरा इसके अंदर डिफरेंस था कि जो डायरेक्ट लेटिस होती है वो आपकी पोजीशन स्पेस के अंदर होती है, जिसमें हम सिर्फ एक्स वाई और जेड देखते हैं। और रेसिप्रोकल लेटिस जो होती है वो आपकी मोमेंटम स्पेस में होती है, जिसमें हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड देखते हैं। यहाँ हम के एक्स, के वाई और के जेड, ये भी मोमेंटम ही होती है ना। अगर याद है तो P इज इक्वल टू एच कट के, हमने प्रीवियस एम के अंदर किया था ये वाला रिलेशन, मोमेंटम और इसके अंदर जो यहाँ पे हमने स्क्रोडिंगर इक्वेशन की थी वहां पे ये वाला तो मोमेंटम है, तो दैट मीन्स वहां पे आपके पास ये के वाली वैल्यू है वो भी वहां पे होगी। ठीक है। हाँ जी बच्चे, आपने हैंड रेज कर रखा है। सुनीता, कोई प्रॉब्लम है आपको? चलो ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्या है। अब देखो ये चीज क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पे मोमेंटम स्पेस की बात कर रहे हैं या हम वेव वेक्टर के की बात कर रहे हैं, बिकॉज दोनों के अंदर क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि हमें पता चल गया कि वो के स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है या मोमेंटम स्पेस के ऊपर, तो अब के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। के है क्या, के आपका क्या होता है, वेव प्रोपेगेटिंग आपका वेक्टर है, जो आपको ये बताएगा कि जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। ठीक है ना, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। इट टेल्स द डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपेगेटिंग, वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन। अब जैसे डायरेक्ट लेटिस के अंदर वेक्टर होते हैं ए, बी एंड सी, वहां पे हमने वेक्टर किए थे। अगर कोई मैं क्यूब वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ, मान के चलो ये क्यूब है, तो इस क्यूब के अंदर क्या होगा, तीनों वेक्टर्स होंगे, एक साइड ए है, एक बी है और एक मेरे पास क्या होगा, सी है। फॉर एग्जाम्पल जो एक्स एक्सिस के अंदर है ये मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज ग्रीन कलर है, दिस वन ए है, एक्स में है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक है ना, एक्स में ए होता है, वाई में बी होता है, जेड में सी होता है। अगर आप एक्स वाई जेड अलग साइड में चूज करोगे, डायरेक्शन अलग कर दोगे, तो आपका वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी बच्चे, शकीला। सर वो सुनीता का मैसेज आया कि नेट स्लो होने की वजह से उसका कनेक्ट नहीं हो रहा, किसका स्क्रीन मैसेज आया विजिबल है? नहीं हो रही। सुनीता का। सुनीता का। ठीक है बच्चे, जी सर। ठीक है ठीक है। हाँ देखो इसके अंदर क्या है, दैट इज, चलो जिस बच्चे का नहीं ज्वाइनिंग वगैरह हो रही है, अगर हो गई है ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह देख लेना। ठीक है। अब इसमें देखो ये मेरे पास ए बी सी तीन वेक्टर आ गए, ये आपके डायरेक्ट लेटिस वाले वेक्टर हैं। ठीक है, कोई अलग नहीं है, दीज आर डायरेक्ट लेटिस वेक्टर है। अब ऐसे ही वेक्टर कहाँ पे होंगे, रेसिप्रोकल में भी होंगे। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपने लेंथ को रिवर्स कर दिया तो वो लेंथ नहीं होगी, आंसर तो आपका आएगा ना कुछ ना कुछ। तो दैट मीन्स वहां के उसके लिए भी कोई ना कोई वेक्टर्स होंगे, और वो वेक्टर कौन से होते हैं उनको आपने कैपिटल ए, एक कैपिटल ए आएगा, एक मेरे पास कैपिटल बी आएगा और एक आपके पास कैपिटल सी आएगा। बुक्स में ना हो सकता है आपकी बुक्स के अंदर ए डैश बी डैश सी डैश दे रखा हो इस टाइप से, इतना डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है, इजी रखो। अगर डायरेक्ट लेटिस वाले हैं तो सिंपल ए बी सी स्मॉल, और अगर आपके पास वो रेसिप्रोकल वाले हैं तो उसको आप कैपिटल ए बी सी है, ए बी एंड सी रखना उसको सेम ही सेंस के अंदर। ठीक है। अब रेसिप्रोकल लेटिस और डायरेक्ट लेटिस के अंदर जो रिलेशन होता है वो देखो डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशन है वो लिखा हुआ है, और एग्जाम में भी आपने ये चीज डायरेक्टली ही लिखनी है। अब देखो
अगर मेरे पास रेसिप्रोकल लेटिस ए बी एंड सी आर द उसके प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर हैं, जैसे उसके अंदर प्रिमिटिव वेक्टर कौन से थे, ए बी एंड सी, स्मॉल ए बी एंड सी। इन सिमिलर सेंस यहाँ पे जो आपके रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर हैं वो है ए बी एंड सी। जैसे वहां पे टी की वैल्यू जो आई थी, अगर याद है आपको, वहां पे हमने लिखा था n1a प्लस में क्या लिखा था n2b और प्लस में लिखा था दैट इज n3c। इसी तरह से किया था ना। सिमिलर टू यहाँ पे भी हमने सेम ही करना है, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी एक वेक्टर आएगा जिसको हम जी बोलेंगे, और वो जी किसका कॉम्बिनेशन होगा, इन कैपिटल ए का। एक तो कैपिटल ए आएगा, प्लस में आपके पास कैपिटल बी आएगा, और प्लस में आपके पास कैपिटल सी आएगा। पर इनके आगे n1 n2 n3 इस टाइप के नंबर भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम नंबर की बजाय क्या यूज कर लेते हैं, सिंपली आपने दैट इज u लिख लो, v लिख लो, यहाँ आपके पास क्या लिख लो, w लिख लो। सिंपल चीज है, ठीक है, u v एंड w। तो ये आपका आ गया, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर। उसमें हमने किया था सिंपल डायरेक्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर था या प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, और यहाँ पे कौन सा है, दैट इज अ रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो कहीं पर भी आगे लेसन्स के अंदर, यूनिट के अंदर कहीं पर अगर टी लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखना वो आपका डायरेक्ट लेटिस के अंदर होता है टी, और अगर कहीं पे जी लिखा हुआ है तो वो इसका मतलब है वो कौन सी लेटिस के अंदर आ गया, वो आ गया आपके पास दैट इज द रेसिप्रोकल लेटिस, वो इस लेटिस के अंदर आएगा। क्लियर है, दो है, डायरेक्ट आ गया और एक मेरे पास आएगा दैट इज रेसिप्रोकल लेटिस। क्लियर है। तो अब देखो इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। वो आपका रिलेशन है कि जो ए होगा, रेसिप्रोकल वाला जो वेक्टर है ए, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका दैट इज 2 पाई इंटू बी और सी का क्रॉस, और डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ये आपको याद रखना है बच्चे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई, तो उसके आगे भी आएगा, और वो आ जाएगा सी क्रॉस ए, और नीचे वैल्यू सेम है ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर सी निकालना है तो 2 पाई आगे है वो सेम रहेगा, अब आ जाएगा ए क्रॉस बी, और नीचे वैल्यू सेम ही आएगी ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देख लो इसको याद कैसे करना है, क्या मेथड क्या है याद करने का। मेथड ये है बच्चे कि ये अगर ए है ना, तो इसका मतलब नेक्स्ट साइड आपके पास बी और सी आएगा, ए नहीं आएगा। ये देख लो ये क्या आया, बी एंड सी आया, ए नहीं आएगा। बी क्रॉस सी, नीचे हमेशा ये आएगा ही आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर बी निकालना है, बी आ गया, इसका मतलब अब बी आगे नहीं आएगा, सी और ए आएगा, तो सी क्रॉस ए। ध्यान रखना है ऑर्डर नहीं चेंज करना, ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन्ड, बी क्रॉस सी आंसर अलग आएगा, अगर सी क्रॉस बी कर दिया तो आंसर अलग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो ऑर्डर क्या है, ये ए था, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये बी था तो बी के बाद में सी आएगा, बाद में फिर ए आएगा, सी आ गया तो सी के बाद में ए आएगा, फिर बी आएगा। ऑर्डर यही होता है ना, ए बी एंड सी। तो अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए फाइंड करना है तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा, ठीक है। अगर बी की वैल्यू फाइंड करनी है पहले सी आएगा तो फिर ए आएगा। तो इस तरह से आपने ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना है, ऑर्डर आगे पीछे मत कर देना, आंसर सारा गलत हो जाएगा इसके अंदर। और इसमें से ये 6 या 8 मार्क्स के अंदर इससे आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आएगा। क्लियर है बच्चे, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाली हर जगह वैल्यू सेम रहती है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपकी वॉल्यूम होती है परमिटिव यूनिट सेल की। मतलब कि जो डायरेक्ट लेटिस के अंदर जो होती है आपके पास यूनिट सेल होती है, डायरेक्ट लेटिस की जो आपके पास यूनिट सेल होगी, इस डायरेक्ट लेटिस की जो यूनिट सेल है इसकी जो वॉल्यूम होती है उसको हम बोलते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपकी रेसिप्रोकल लेटिस है, दो टाइप की लेटिस होती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज डायरेक्ट लेटिस और सेकंड वन आपके पास है रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है। डायरेक्ट लेटिस जो होती है वो पोजीशन स्पेस के अंदर होती है एक्स वाई और जेड, लेकिन जो आपकी रेसिप्रोकल लेटिस होती है वो आपके पास हम मोमेंटम स्पेस में ड्रॉ करते हैं, वहां पे आपके पास पी एक्स पी वाई पी जेड, यहाँ आपके पास के एक्स के वाई के जेड होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बीएससी के अंदर हम वो एक्सेस शो नहीं करते। मैंने कल भी बोला था अगर मोमेंटम है तो पोजीशन तो ऑब्वियसली है कि वो वहां पे अगर पार्टिकल वगैरह है तो उसकी पोजीशन तो आएगी आएगी वहां पे, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब हमने एबीसी की वैल्यू देख ली, अब हमने ये एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, किन तीन के लिए फाइंड करनी है। फर्स्ट वन आएगा सिंपल क्यूबिक, और सेकंड वन आपके पास आएगा बीसीसी इन बीसीसी, और लास्ट वन आएगा आपके पास एफसीसी। इन तीनों के लिए आपके पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और एग्जाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली है, हो सकता है दो ही आ जाए इसमें से, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास,
अब नेक्स्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीसीसी से स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा वो आज कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक और एफसीसी है वो कल हो जाएंगे, ठीक है। तो बीसीसी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इससे पहले आई थिंक मुझे लग रहा है प्रॉपर्टीज रह गई इसकी। हाँ, प्रॉपर्टीज, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। वो प्रॉपर्टीज देख लो क्या है, सिंपल है, लगभग हाफ तो एक्सप्लेन कर रखी है। फर्स्ट है आपके पास, दैट इज एनी डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए क्रिस्टल इज ए मैप ऑफ द रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है ना। दैट इज कि जो आपका पैटर्न बनेगा ना किसी क्रिस्टल से, वो आपका क्या होता है, एक मैप हो, रेसिप्रोकल लेटिस का एक मैप होगा बस। जो आपका पैटर्न बनता है ना किसी भी क्रिस्टल का, वो रेसिप्रोकल लेटिस का एक मैप होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्मल टू द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस। ये मैंने पहले ही ऊपर करवाया था, ठीक है। फिर आ गया थर्ड वन, जो आपका जी वेक्टर होता है, जो आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टू द स्पेसिंग ऑफ द लेटिस प्लेन। अब ये देखो, मैंने अभी करवाया कि जो डायरेक्ट लेटिस होती है उसकी यूनिट क्या होती है, डायरेक्ट लेटिस की यूनिट आपके पास होती है दैट इज लेंथ, उसकी यूनिट होती है लेंथ। अब लेंथ क्यों होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी के, डी तो इंटरपेरेनल स्पेसिंग है, वही लेंथ होगी फिर। अब जो रेसिप्रोकल लेटिस है मेरे पास, रेसिप्रोकल लेटिस आर एल है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, 1/लेंथ की होती है। अब 1/लेंथ, लेंथ की जगह क्या होता है 1/d हो जाएगा, तो इसीलिए उसकी यूनिट क्या आएगी, लेंथ इनवर्स आएगी। क्लियर है ना, तो वो मैं पहले एक्सप्लेन करवा चुका हूं, और ये आपका पॉइंट कौन सा है, थर्ड वन पॉइंट, ठीक है। अब जो वॉल्यूम आएगी मेरे पास, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालनी रेसिप्रोकल लेटिस की। अब वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल लेटिस। मतलब कि अगर वॉल्यूम आपने निकालनी है रेसिप्रोकल की, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लेटिस। बस इतना सा याद कर लेना, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम डायरेक्ट लेटिस के, और एक आपके पास है कि जो आपका जी का मोड होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बस ये दो वैल्यूज हैं, दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखनी है आपने। बाकी अगर एक्स्ट्रा लिखनी है वो मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ, जैसे कि एक की यूनिट लेंथ होती है, दूसरे की लेंथ इनवर्स होती है, एक पोजीशन स्पेस में होता है, एक मोमेंटम स्पेस में होता है, ठीक है ना। अगर दोनों में कंपैरिजन वगैरह एग्जाम के अंदर आ जाए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है कि एक्सप्लेन रेसिप्रोकल लेटिस एंड एक्सप्लेन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिया है, इसको अच्छे ढंग से कर लेना। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो अभी हैंड रेज कर लो, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो शुरू करते हैं। हाँ जी, क्लियर है सभी को, चलो ठीक है फिर। अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट हमने करना है बीसीसी वाला। हाँ, ये देखो बीसीसी वाला जो है, दैट इज अ रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ बीसीसी। अब बीसीसी की हमने रेसिप्रोकल लेटिस फाइंड करनी है, इसी तरह से सिंपल क्यूबिक की, इसी तरह से हमने एफसीसी की रेसिप्रोकल लेटिस जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ बच्चे देख लो, ये जो डायग्राम है ना, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम है ना, ये मस्ट है, आपने ड्रॉ करना है। अगर ये आपको ड्रॉ करना आता है तो इट मीन्स आपको ये सारा समझ में आ गया, बस इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। अब देखो इसको किस तरह से ड्रॉ करोगे, एक बार मैं ड्रॉइंग करके यहाँ पे दिखा देता हूँ किस टाइप से आप ड्रॉ करोगे इसको। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, एक आपने लेटिस ड्रॉ करनी है। चलो मैं नई जगह ही ड्रॉ कर देता हूँ इसको, यहाँ पे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिंपल एक लेटिस ड्रॉ करनी है, यूनिट सेल, सॉरी बच्चे, यूनिट सेल ड्रॉ करोगे। और ये आपकी होगी, दैट इज द यूनिट सेल होगी ये वाली। अब इस यूनिट सेल के ऊपर अब बीसीसी है। अब आपको बीसीसी में पता है कंडीशन क्या होती है, कि जो आपके कॉर्नर्स होते हैं वहां पे आपके पास क्या आएंगे, एटम्स आएंगे। तो ये आपका कॉर्नर है, यहाँ पे एक एटम आएगा, ये यहाँ पे एटम आएगा, यहाँ पे एटम आएगा, यहाँ पे भी एटम आएगा, यहाँ पे एटम आएगा। टोटल 8 कॉर्नर है, तो 8 जगह पे हमें क्या प्लेस करना है, एटम प्लेस करना है, ठीक है। तो ये आपके एटम्स आ गए।
अब इसी तरह से एक एटम कहाँ पे आएगा, बिल्कुल सेंटर के अंदर आएगा। बॉडी सेंटर वाला जो एटम है उसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपके पास आ गया, ये आपका बिल्कुल सेंटर वाला एटम है, बॉडी सेंटर। यही होता है ना बीसीसी, 8 तो कॉर्नर्स के अंदर होते हैं और एक बिल्कुल सेंटर पे होता है, तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद में आपने क्या करना है, इसके बाद में आपने 2 यूनिट सेल और ड्रॉ करनी। अब वो देखो यूनिट सेल आप कैसे ड्रॉ करोगे। एक तो बच्चे आपने इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल आपने एक यूनिट सेल ड्रॉ करनी है। वो देखो कैसे ड्रॉ करोगे, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको पैरेलल इसके। अब इसके अंदर आपने इसकी ड्राइंग करनी है पैरेलल। तो अब देखो, अब यहां से आपने क्या करना है, यहां से बिल्कुल एक यूनिट सेल बिल्कुल इसके इक्वल क्रिएट करनी है आपने, बिल्कुल ये साइज थोड़ा ना अपर डाउन हो चुका है साइज, तो साइज आपने ध्यान रखना है कि आपका साइज जो है वो आपका सेम रहे, साइज चेंज ना हो। तो ये इस तरह से ये आपकी आ गई, नेक्स्ट यूनिट सेल आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, एटम्स को अरेंज करना है। अब देखो एटम्स को अरेंज करेंगे, तो अब ये एटम्स में अरेंज कर रहा हूँ, फिर सेम प्रोसीजर है, 8 एटम्स आएंगे कॉर्नर के ऊपर और एक आपका कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा, ठीक है। ये आगे 8 हो गए टोटल, और एक सेंटर पे आएगा, सेंटर पे हमने कलर लिया हुआ है ब्लू कलर है, तो ये आपका आ गया सेंटर वाला। क्लियर है बच्चे, इतना क्लियर हो गया सभी को। अब दोबारा क्या है, नेक्स्ट देखो दोबारा हमने ड्रॉ करनी है। अब क्या ड्रॉ करनी है, अब ना हमने ये वाला जो फेस है, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये ब्लू कलर से, इस फेस के नीचे ड्रॉ करनी है, ना कि इसके इक्वल, इसके नीचे ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। अब देखो इसकी ड्राइंग कैसे करोगे, इसको नीचे ड्रॉ करना है। तो ये देखो इसको ड्रॉ करने का जो आपका वे है वो क्या होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ पे आपने सिंपली ये एक प्लेन तो ये कंसीडर कर लेना, ये वाला, ये इसके पैरेलल हो गया प्लेन। अब इसको नीचे खींच लो। अब सिमिलरली यहाँ से इसको नीचे खींच लो, और ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ से नीचे हो जाएगा, ठीक है। और बाद में क्या करना है, आपने इनको जस्ट मैच अप कर देना है। ये मेरे पास इस तरह से ये आपकी अपने पास नेक्स्ट यूनिट सेल, ठीक है। अब इस पे भी आपने सेम ही प्रोसीजर करना है। 8 आपके पास कॉर्नर पे आएंगे, तो कॉर्नर के ऊपर मेरे पास हाफ तो पहले लगा रखे हैं लगभग, और ये मेरे पास आगे कॉर्नर के ऊपर ये टोटल है, ये आगे मेरे पास कॉर्नर के ऊपर। अब एक कहाँ पे आएगा, इसके बिल्कुल सेंटर में भी आएगा ना एक, तो ये रहा आपके पास, मान के चलो जो सेंटर वाला है यहाँ पे ना, थोड़ा सा मान के चलो इसके सेंटर में, ये वाला इसके सेंटर में। क्लियर है, तो ये आ गया टोटल आपके पास सारा प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीटेड है, कि आपने जो ये बीसीसी आपके पास यहाँ पे रेसिप्रोकल लेटिस ड्रॉ करोगे, उसके अंदर आपने यूनिट सेल्स हैं वो किस तरह से ड्रॉ करने हैं। किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे यहाँ पे बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज एक बार क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, इसको आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो 3 आगे। अब क्या करना है आपने, अब इन लाइंस को हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने एक ओरिजिन कंसीडर करनी है। अब एक ओरिजिन मान के चलो, ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये वाला यहाँ पे मैंने ओ लिखा है, ये वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने, जिसको मैंने अभी ग्रीन कलर के अंदर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ग्रीन नहीं ब्लू कलर के अंदर, ये वाला जो पार्टिकल है ना, इसको हमने क्या मान के चलना है, इसको हमने मानना है कि ये मेरे पास क्या है, ये ओरिजिन है। इस पार्टिकल को हमने ओरिजिन मानना है। मैं इसको दोबारा ग्रीन कलर के अंदर ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस पार्टिकल को हमने ये मान के चलना है कि ये आपके पास क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है। इस पार्टिकल को ओरिजिन कंसीडर करना है, वहां पे मैंने ओ लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपने इस ओरिजिन के साथ ये जो सारे पार्टिकल्स है इनको अटैच करवाना है। अब मैं इसको ब्लू कलर के साथ ही अटैच करवा रहा हूँ, लाइन के साथ इसको अटैच करवा दो, ये इसके साथ आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे इसके साथ इसको अटैच कर दो। अब सिमिलरली ये जो मेरे पास है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गए ना अटैच। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमने बस क्या करना है, इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। मैं वैल्यू आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि दोबारा मैं ऊपर करूंगा तो ये वैल्यू फाइंड करनी डिफिकल्ट हो जाएगी। अब वैल्यू देखो बच्चे यहाँ पे कैसे आप फाइंड करोगे। अब ना, अब इसके अंदर 3 एक्सिस कंसीडर कर लो। अब ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जाएगी, और ये अपर जाएगी, 3 एक्सिस होगी। ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, और ये आपके पास हो जाएगा जेड, ठीक है।
तो अब इसके अंदर 3 वेक्टर्स फिर होंगे, ए बी एंड सी वेक्टर होंगे, ठीक है। अब उनमें से जो आपका ए वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है, इस साइड वाला ए वेक्टर है। अब और ये आपका अपर वाली साइड जा रहा है तो ये आपका सी वेक्टर होगा, ठीक है। ये ब्लू कलर, ब्लू लाइन के साथ ब्लू जो नंबर लिखा हुआ है ना वो उस लाइन का है। और यहाँ पे ये आपका कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ए बी एंड सी, अब इन ए बी एंड सी की आपने वैल्यू निकालनी है। एक एक्स में था, एक वाई में था, और एक आपके पास क्या है, जेड एक्सिस के अंदर है। तो अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू देखो, इस वैल्यू को आप किस टाइप से फाइंड करोगे, ठीक है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पार्टिकल है उसकी वैल्यू में फाइंड करवा रहा हूँ। ए वाला जो पार्टिकल है ना उसको देखो, जिस पार्टिकल के साथ ए लिखा हुआ है उस पार्टिकल को देखो, वो वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करोगे उसको देखो। थोड़ा सा ग्रीन कलर में देखो। अब ना आपने वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर की, चलो ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, अब ये देखो, पहली बात तो ये क्यूब है ना, तो क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, ए ही होती है ना। सभी साइड्स मेरे पास क्या है, ए है। जितनी भी साइड्स है उनकी लेंथ जो होगी मेरे पास वो क्या होगी, ए होगी, ठीक है। अब क्या करना है, ए आ गया मेरे पास। अब इस ए की जो ये ब्लू कलर के अंदर डॉट लिखा हुआ है ये वाला, जिसको मैंने अभी एरो से रिप्रेजेंट किया, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आएंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो देखो क्या आएगी। अब अगर मैंने इस ब्लू कलर, इस जो मैंने अभी लाइन लगाई है, इस पार्टिकल तक मैंने पहुंचना है कि ये पार्टिकल कहां पर है। तो ये देखो कि इस पार्टिकल की अगर वैल्यू निकालनी हो तो आप किस वे से फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप यहां से हाफ मूव करोगे। ये देखो ग्रीन कलर के अंदर डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो डॉट में मैं ग्रीन कलर ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये यहां तक आओगे, इस ग्रीन कलर, इससे यहां तक आओगे, ये ग्रीन कलर तक। अब चलो ग्रीन नहीं है तो यहाँ पे मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ। चलो ये मेरे पास यहाँ से आपने यहाँ तक आना है। अब तो विजिबल होगा आई थिंक, ये रहा। यहाँ तक आओगे, इसके सेंटर में आ गए। इट मीन्स आपने एक्स एक्सिस में कितना मूव किया, हाफ मूव किया। टोटल तो वो ए थी, आपने कितना मूव किया, आपने मूव किया ए बाय 2। किस एक्सिस में, एक्स में किया है तो साथ आई कैप आएगा, क्लियर है। अब बाद में आपने यहां से कहां तक जाना है, इस पार्टिकल के ऊपर तक जाना है, क्योंकि वो आपका पार्टिकल ना, जिस आप रूम में बैठे हो, आप उस रूम का एग्जांपल ले लो, आप उस रूम के सेंटर में हो। तो पहले तो वो पार्टिकल क्या है, आपकी एक जो कॉर्नर है वो ट्रेवल करेगा। उसके बाद में वो आपकी सीलिंग के, आपकी जो छत है बिल्कुल उसके सेंटर में आएगा। सेंटर में भी उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, हाफ की है। और वाई एक्सिस में की है ना, तो वो भी आपके पास क्या आएगी, प्लस में आएगी। ये मेरे पास आ गई ए बाय 2 जे कैप। अब उसको कहाँ जाना है, नीचे जाना है। आप कहाँ बैठे हो, रूम में नीचे बैठे हो, तो वो छत से नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा तो फिर डिस्टेंस तो हाफ ही ट्रेवल करेगा, लेकिन जेड एक्सिस तो ऊपर रहेगी ना, वो जेड एक्सिस के अपोजिट ट्रेवल कर रहा है। ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई, क्योंकि जेड एक्सिस तो देखो हमने कहाँ ड्रॉ की है, जेड एक्सिस ये रही ऊपर थी, लेकिन वो कहाँ आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, क्योंकि उसने इस रूम के अंदर एंटर करना है। ये पार्टिकल आपका नीचे है, तो वो जेड एक्सिस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो आपकी क्या आएगी, -a/2 जे कैप। बच्चे किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अदरवाइज ये ए हो गया, बी और सी सिमिलरली आपने ऐसे ही फाइंड करने हैं। ए हो गया, क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन, मैं बी दोबारा करवा देता हूँ। बी देखो, अब बी के अंदर क्या है, अब जो बी वाला है हमने वो फाइंड करना है। बी वाला जो है ये वाला, अब ब्लैक कलर से मैं डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करोगे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप ऐसे कर सकते हो कि इस पार्टिकल से जाना है तो पहले आप इस एक्सिस के ऊपर मूव करो, वाई एक्सिस में हाफ आओगे, ये आ गया। तो पहले लिखोगे a/2 किस एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस है, तो साथ में क्या आएगा, जे कैप आएगा। यहाँ पे बच्चे ये मिस्टेक है, यहाँ पे के कैप आएगा। जेड एक्सिस के अंदर कौन सा कैप आएगा, यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, के होगा, तो ये के कैप है। अच्छा, तो ये इतना क्लियर है, यहाँ तक हम आ गए। हाफ हो गया, वाई एक्सिस में ट्रेवल किया ना, ये आगे एक्सिस कौन सी है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में हाफ ट्रेवल किया है, तो a/2 साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा आ गया, जी कैप। अब अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ से नीचे नीचे मूव करना है, एक्स एक्सिस में मूव करना है, हाफ मूव करना है। पर एक्स तो इस साइड रहेगी ना, एक्स तो ये रही, एक्स तो इस साइड थी, पर वो भी एक्स है, एक्स का अपोजिट है, तो -x में मूव कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या लेके चलोगे, -a/2 साथ में क्या आएगा, आई कैप आएगा। अब फिर आपने क्या करना है, अब आप रूम के नीचे हो, अब आपने ग्राउंड से रूम के सेंटर तक जाना है, मतलब ऊपर वाली साइड जाना है। और जेड भी आपकी क्या है, ऊपर वाली साइड है, आपने इस साइड ऊपर जाना है। अब जेड ऊपर वाली साइड है तो आपने हाफ ही मूव करना है, और मूव किया जेड एक्सिस के अंदर, तो साथ में क्या आएगा, के कैप आएगा।
किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे बता दो इसको, अदरवाइज ये ए हो गया, बी हो गया, सी आपने खुद निकालना। क्लियर है? हो जाएगा ये? यस, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे, अदरवाइज याद रखने के लिए ट्रिक तो हमेशा होती है, एबीसी को कैसे याद रखना वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब देखो ये लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखो, अब मेरे पास क्या होगा, अब इसमें देख लो अब स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब स्टार्टिंग आपने एबीसी हमने क्या मान के चलने हैं, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दो, रेड कलर। हाँ, अब आपने एबीसी जो है वो परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर मान के चलने हैं बीसीसी के। वो एबीसी जो होते हैं वो परमिटिव होते हैं ना। उसके बाद में आपने आई जे के कैप मान के चलना है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, किस एक्स में? एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में। अब इस डायग्राम से आपने ए बी और सी की वैल्यू निकालनी, वो मैंने आपको बता दी ए बी सी कैसे निकलेगा। अब वो आपको रिमेंबर कैसे रखना, याद कैसे होगा, वो देखो ए वेक्टर है ना, ये वाली वैल्यू देखो, बी वेक्टर की वैल्यू देखो और ये सी वेक्टर की वैल्यू देखो। जब आपने ए वेक्टर लिया है तो इससे ए और बी दोनों प्लस में आएंगे। जैसे ए लिया है ना तो ए और बी दोनों प्लस में आएंगे, ए और बी दोनों प्लस में आएंगे, लास्ट वाला आपका नेगेटिव में आएगा। अगर आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब सी, ठीक है ना, बी और सी दोनों प्लस में आएंगे और जो आपका ए आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ऐसे ए है ना, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। इसके लिए आई कैप है, इसके लिए जे कैप है, इसके लिए आपका क्या है? के कैप है। जब आपने ए फाइंड करना है तब ए और बी दोनों प्लस में आएंगे, ये आपका क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अगर आपने ए फाइंड करना है तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। अगर आपने बी फाइंड करना है, मान के चलो सेकंड केस में आपने क्या फाइंड करना है, अगर आपने बी फाइंड करना है तो अगर बी फाइंड करना है तो मेरे पास क्या होगा? अगर बी फाइंड करना है तो बी प्लस का होगा, सी प्लस का होगा और थर्ड वाला बचेगा तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। और अगर आपने सी फाइंड करना है, सी वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तब क्या होगा? तब आपका सी प्लस का होगा, ए प्लस का होगा और ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो आपने फाइंड करना है वो और उससे नेक्स्ट वो दोनों प्लस के होंगे और जो थर्ड वन बचेगा वो आपका क्या होगा? नेगेटिव का होगा। और ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करके देख लेना, इन तीनों केसेस में क्या है? एप्लीकेबल है। और वैसे मैंने आपको बता भी दिया कि ए बी और सी आपने कैसे फाइंड करना। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ द परमिटिव यूनिट सेल। वो क्या होती है? अभी हमने लिखी थी कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है वो आपकी वॉल्यूम होती है परमिटिव यूनिट सेल की। ठीक है, अब ए बी सी की हमारे पास वैल्यू है। अब ये ए बी सी ये सोल्व कैसे करते होते हैं? ये आपका मैट्रिक्स के अंदर आपने किया होगा, डिटर्मिनेंट से आप इसको सोल्व कर सकते हो। टोटल आपको डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो, उससे जो वैल्यू आएगी उससे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, वहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ये वाला केस है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व क्या करना है? तीन वैल्यूज हैं, ए बी और सी की वैल्यूज है। देखो ए बी और सी में तीनों में a बाय 2 बाहर कॉमन आ गया था। यहाँ पे देखो ये भी a बाय 2 कॉमन आ गया, ये a बाय 2 कॉमन है और ये a बाय 2 कॉमन है। तो कुल मिला के कितना कॉमन आ गया? a क्यूब डिवाइड बाय 8, इतनी वैल्यू तो कॉमन आएगी। तो वो हमने क्या किया? डिटर्मिनेंट से बाहर रखी है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास क्या है? डिटर्मिनेंट से बाहर आई है। उसके बाद में यहाँ पे आई जे कैप बच्चे नहीं आएगा, ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाया था आई जे कैप, क्या, ताकि आपको पता चल जाए ये आई जे कैप लिखने का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो वो देखो ये मैंने क्यों लिखा है आई जे कैप, आई जे और के, क्योंकि आपने यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है। ये देखो हाँ ये वैल्यूज। अब इसमें जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल है, इसमें आई की वैल्यू क्या है? 1 है, ये 1 लिखा। इसमें जे के आगे कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 लिखा है। ये के आगे कोफिशिएंट क्या है? -1 है, इसको -1 लिखा है। सिमिलरली बी को चेक करो, बी में आई के आगे कोफिशिएंट क्या है? -1 है, तो ये -1 लिखा है। जे में क्या है? +1 है, तो +1 लिखा है। के में क्या है? +1 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? +1 लिखा है। ठीक है ना, अब इसको मैं डिटेलिंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये आपने मैट्रिक्स के अंदर कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास आई है सी वाला, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 आ गया। जे है, इसका कोफिशिएंट क्या आ गया? -1 आ गया। के है, इसका कोफिशिएंट क्या आ गया? 1 आ गया। अब ये सोल्व तो आपको करनी आती होगी, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही इतना टाइम है कि ये सारे डिटर्मिनेंट मैं सोल्व करवाऊँ। और यहाँ पे सोल्व करके आपको दिया हुआ है किस टाइप से सोल्व करोगे। चलो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपने आई निकालना है तो इन दोनों को कट कर दो और ये मल्टीप्लाई करके ये इसमें से माइनस कर दो, ये आपके पास ये आ जाएगा। आफ्टर दैट आपने सेकंड वैल्यू निकालनी है, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, बाकी जो बचे हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व कर लो। ठीक है,
थर्ड वन सोल्व करना है, इसको लाइन को कट कर दो, इसको कट कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद में जो आपके पास आंसर आएगा वो देख लो, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर है वो आंसर आएगा ए क्यूब डिवाइड बाय 2। ये अब आपने खुद करना है। अगर बाय चांस किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बच्चे मैसेज कर लेना, वो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। आई थिंक आता होगा किसी बच्चे को, अगर नहीं आता तो अभी हैंड रेज कर लो, अभी करवा देता हूं। चलो ठीक है, कर लेना इसको, ठीक है। यहां तक अब हमने वैल्यू निकाल ली उसकी। अब हमने निकाले हैं ए बी एंड सी। अभी तक हमने वो काम नहीं किया जिसके लिए ये क्वेश्चन था कि ए बी और सी फाइंड करना है। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। अब देखो ए बी और सी की वैल्यू अभी हमने पीछे लिखी थी, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या होती है 2 पाई डॉट बी क्रॉस सी। ए फाइंड करना है तो उससे आगे दो वैल्यू जाएंगी, बी क्रॉस सी डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। कितनी वैल्यू आई थी अभी फाइंड की है, वो आपके पास वैल्यू आई थी दैट इज ए क्यूब डिवाइड बाय 2। ये तो वैल्यू हमने फाइंड करके रखी हुई है। अब बची वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू बची है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे, अब ये भी सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सोल्व करते हैं वो भी आप डिटर्मिनेंट से सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल भी कर सकते हो। आई को आई से, आई को जे से करोगे तो वो टाइम जाएगा उसमें, तो उससे मत करो। डिटर्मिनेंट से सोल्व करके आपने वहां पे शो करनी है, सिर्फ एक वैल्यू शो करनी है, बाकी आपने डायरेक्टली लिखनी होती है। तो ये बी क्रॉस सी फाइंड करना है, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, यहाँ पे लिखना है, ये जरूरी है। पीछे आई जे के कैप नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो मिनिमम 3 लाइंस होंगी तभी वो सोल्व होता है, 3 रोज होंगी तभी वो सोल्व होगा, ठीक है ना। मिनिमम 3 यहाँ पे सॉरी कॉलम्स वगैरह होंगी तभी वो सोल्व होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर सोल्व करना है तो बी की वैल्यू देख लेना, -1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। सी की वैल्यू देख लेना, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा। अब ये सोल्व करना आपको आता ही होगा। आई कैप है तो आई कैप के लिए ये छोड़ दो लाइन, ये छोड़ दो लाइन, ये दोनों बची हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लो। यहाँ पे आ गया, सिमिलरली जे आ जाएगा, के आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना। और ये बाहर मेरे पास ए स्क्र बाय 4 क्यों आया है, क्योंकि बी की जो वैल्यू थी उसमें भी a बाय 2 था और जो सी की वैल्यू थी उसमें भी a बाय 2 था, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ए स्क्र बाय 4 हमने बाहर क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई डिफिकल्ट चीज है, सिंपल मैथमेटिक्स है, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ये वैल्यू आई है, इसकी मल्टीप्लाई ए स्क्र बाय 4 से कर देना। यहाँ पे मैं भूल गया था लिखना, यहाँ पे तो लिख दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखी, ए स्क्र बाय 4, और यहाँ पे भी आएगी आपके पास ए स्क्र बाय 4, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से आपने इस टर्म में से, ये वाली जो टर्म है देखो, इस टर्म में से आपने 2 बाहर निकालना है। ये 2 बाहर आ गया, इस 2 से ये 4 कटेगा, क्या बचेगा 2। तो आंसर आ गया ए स्क्र बाय 2 इंटू आई प्लस में जे आ गया। क्लियर है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है। इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, वो आपके पास क्या आई थी, ए क्यूब डिवाइड बाय 2। इनको कट कर लेना। कट करने के बाद में जो आपके पास आंसर आएगा, वो मैंने यहाँ पे कटिंग वैसे कर रखी है, जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे ये दे रखा है, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय ए आई प्लस जे, ठीक है। अब सिमिलरली बी की वैल्यू, जब ए था तो आपके पास आंसर आया ए प्लस में बी, जब बी था तो आंसर क्या आएगा, बी प्लस में सी वाला, जब सी था तो आंसर क्या आएगा, सी प्लस में ए वाला। बस अब इसकी भी ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी कि ए बी और सी। अदरवाइज अगर कोई बच्चा करना चाहे तो तीनों वैल्यूज फाइंड करके फिर शो कर देना। अदरवाइज सिंपल मेथड होता है कि एक फाइंड करो, आगे आपने सिमिलर पैटर्न से आपने जस्ट उसको लिख देना होता है, हो जाएगा ये वाला। इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये ए है तो आगे क्या आएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ए के लिए आपके पास कौन सा यूनिट वेक्टर था, आई था। बी के लिए आपके पास क्या था, जे था। और सी के लिए आपके पास क्या था, के था। जब आपने ए फाइंड किया है तो ए प्लस बी आएगा, आई प्लस जे आएगा। जब आपने बी फाइंड करना है तो जे प्लस में के आएगा। जब सी फाइंड करना है तो आई प्लस में, सी फाइंड करना है तो के प्लस में आई आएगा, ठीक है। हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, इसको कर लेना। अब इसमें क्या है बच्चे, ये जो वैल्यूज आई है ना, ये तीनों वैल्यूज आई हैं, इन तीनों वैल्यूज में जो ये वैल्यू आई है आई प्लस जे प्लस के और के प्लस वी, ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये आपके पास एफसीसी जो लेटिस होती है ना, ये उसकी परमिटिव वेक्टर्स की वैल्यू है। एफसीसी लेटिस के जो परमिटिव वेक्टर्स होते हैं ना मेरे पास, जो उसके प्रिमिटिव वेक्टर्स होते हैं, ये उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव वेक्टर्स की वैल्यू है ये वाली।
तो इट मीन्स कि जब आप बीसीसी की रेसिप्रोकल लेटिस फाइंड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? आपको आंसर मिलेगा एफसीसी लेटिस। और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, शो दैट द रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी, या शो दैट रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ एफसीसी इज बीसीसी। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। सिंपल क्यूबिक बहुत कम आएगा, एफसीसी या बीसीसी आएगा। हो जाएगा ए बी एंड सी, और लास्ट में जस्ट आपने यही रिप्रेजेंट करना है कि जो ए बी और सी की वैल्यू है वो क्या है। ये देखो यहाँ पे शो कर रखा है, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये वैल्यूज निकाली है ना, आई प्लस जे, जे प्लस के प्लस आई, ये किसके प्रिमिटिव वेक्टर होते हैं? ये एफसीसी के होते हैं। जो हम कल करेंगे डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर ये वाली वैल्यूज आएंगी। तो इट मीन्स रेसिप्रोकल लेटिस जो बीसीसी की होती है वो किसकी आपकी आंसर क्या आएगा उसका? रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी। बीसीसी की जो रेसिप्रोकल लेटिस है वो आपकी कौन सी होती है? एफसीसी होती है। हो जाएगा बच्चे, ठीक है, कर लेना इसको। और डायग्राम वगैरह देखना तो ये लेक्चर दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चे।